हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज फटाफट से आ जाइए, आप लोगों को क्या पढ़ना है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, उसके सिलेबस के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, क्या चीज़ें हमें तैयार करनी है, किन चीज़ों को हमें डीपली पढ़ना है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। उन सभी चीज़ों पर आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक मेथड भी हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। इसको यहाँ पे मेथड पढ़ने के बाद और क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले हम आज सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस यानी कि देखिए, यानी पाठ्यक्रम, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। और हालांकि आप लोगों के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। रिवीजन करने का मतलब ये आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, ठीक है। अब आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वो चीज़ अलग की है कि आपने किसी और तरीके से पढ़ा, अब किसी और तरीके से आपको बताया जाएगा। आपको बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को बताया जाएगा, विद अनुवाद करके, यानी ट्रांसलेट करके आपको बताया जाएगा, जिससे आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है टीचिंग लर्निंग, और उसके बाद आपको पढ़ना है ग्रामर। ये दो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो टीचिंग लर्निंग में आपको क्या पढ़ना है, तो टीचिंग का मतलब क्या होता है, तो टीचिंग का मतलब हो जाता है पढ़ना। क्या होता है टीचिंग का मतलब, तो टीचिंग का मतलब होता है पढ़ना। और लर्निंग का मतलब क्या होता है, तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना। यानी आप पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे कि किस तरह से पढ़ना है आपको। यानी टीचिंग मतलब क्या हो जाता है, तो पढ़ना, और लर्निंग का मतलब क्या हो जाता है, तो हो जाता है आपका सीखना। ये पेडागोजिकल आपके 3 टॉपिक हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद ग्रामर कंप्लीट करना है। और एक चीज़ बता देते हैं कि जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है ना, तो आपके फोर्थ सेमेस्टर में ही सिर्फ काम नहीं है इंग्लिश आएगी आपके। आप अभी सी टेट का एग्ज़ाम देंगे, यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे, और भी जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा। इसलिए हम आप लोगों से ये ज़रूर कहेंगे कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, उतने रजिस्टर आप उनको ले लें, और जो भी हम बताते चलते हैं उसकी मीनिंग बताते हुए चलते हैं। हर एक चीज़ आप उसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जो आपके नोट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो आपकी हेल्प कराते हैं। अगर पूछा जाए असली माने में कि सबसे सच्चे दोस्त कौन है, तो आपके जो नोट्स हो जाते हैं वो आपके सच्चे दोस्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए नोट्स बनाते हुए चलिए, और तब तक हम ये चीज़ बोलते रहेंगे कि आप नोट्स बनाएं, जब तक आप कमेंट में ये नहीं लिखना स्टार्ट कर देंगे कि मैम हम नोट्स बनाने लगे हैं, ठीक है। और तभी आप कहेंगे जब आप बनाएंगे। और मैं यही कहती हूँ, स्टार्टिंग से आप लोग बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर इकट्ठा हो जाएगा बहुत सा मटेरियल आपके पास, फिर आप उसके बाद नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। हालांकि आपको फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड होंगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, कई इंद्रियां काम करती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा माइंड कुछ और कह रहा होता है, मगर हमारी उंगलियां कह रही होती है नहीं नहीं ये चीज़ गलत है। अपने आप से ऐसा होता नहीं, महसूस होता है। कभी कभी आंखें कहती हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं है, अगर ये चीज़ अलग ढंग से है। फिर जब आंखों को वो चीज़ देखने को मिल जाती है तब उसमें संतुष्टि होती है, हाँ ये चीज़ सही है। तो ऐसे मतलब कई इंद्रियां काम करती है, तो इसलिए आप नोट्स बनाएं। इसलिए हम ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, बाकी तो आपको फ्री PDF नोट्स मिल ही जाएंगे। आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है, सभी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। फ्री PDF नोट्स, आपके क्लासेस, सभी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा, टीचिंग और लर्निंग, इसके बारे में सीखा। तो टीचिंग क्या होता है, पढ़ना होता है, और लर्निंग क्या होता है, सीखना होता है, ठीक है। और ग्रामर मतलब क्या होता है, ग्रामर भाई तो आपको पता ही है कि आपका जो व्याकरण होता है उसको, है ना। तो ग्रामर भी हम सीखेंगे। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले टीचिंग लर्निंग में क्या देखना है उसको हम समझ लेते हैं। तो आपका टीचिंग लर्निंग में, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना।
क्योंकि कन्फ्यूज़न भी कभी कभी क्या हो जाती है, चीज़ें इसमें समझ में नहीं आती हैं। तो टीचिंग लर्निंग में हम लोग क्या देखेंगे, टीचिंग लर्निंग में हम लोग देखेंगे डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण और तरीके। तो डिफरेंट मतलब क्या होता है, डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न। आप ऐसे कह सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, विभिन्न भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग, ठीक है ना, अलग हो जाता है। उसके बाद आपका अप्रोच मतलब क्या होता है, तो अप्रोच मतलब होता है नज़रिया, क्या होता है, नज़रिया होता है। और मेथड मतलब क्या होते हैं, तो मेथड मतलब होता है विधि, मेथड मतलब विधि, तरीका, है ना, ये हो जाता है। इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ी, ये तो आपको पता ही है। कहेंगे मैम इसकी भी मीनिंग आप बताएंगे। देखिए हमारा काम ही है सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, ठीक है। और एंड मतलब तो और होता ही है ना, क्योंकि कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि बहुत टाइम से इंग्लिश नहीं टच करी थी, तो थोड़ा सा हमको टफ़ पड़ा। तो टफ़ ऐसे पड़ता है जब उसके मतलब उसकी मीनिंग्स नहीं पता होती हैं, लेकिन जब मीनिंग्स पता हो जाती हैं तब टफ़ नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड इंग्लिश, तो यानी क्या मतलब है, अंग्रेज़ी पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण और तरीके हो जाते हैं। उसके बाद आपका है क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग, क्लास मतलब क्या होता है, तो क्लास मतलब होता है कक्षा, ठीक है। क्लास मतलब क्या होता है, तो क्लास मतलब कक्षा होता है। रूम का पता ही है, क्लासरूम यानी कक्षा। और टीचिंग मतलब क्या होता है, तो टीचिंग मतलब होता है शिक्षण, यानी भाई शिक्षण ही तो हुआ ना, सीखना, यानी लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। और टीचिंग मतलब होता है पढ़ना। तो टीचिंग मतलब शिक्षण यानी पढ़ना, ठीक है, ऐसे आप याद रखें। उसके बाद आपका हो जाता है, यहाँ पे देखिए इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग क्या, कि बच्चों को कैसे क्लास में हमें शिक्षा देनी है, किस तरह से एक परिवेश, एक माहौल बनाना है, यानी वातावरण बनाना है। यानी बच्चों को क्या करेंगे, जब आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की ही बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे तो उनके माइंड में चीज़ें नहीं आ पाएंगी, जैसे आप गए और बस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसको लिख लो, ख़त्म कहानी, ऐसे तो नहीं। लेकिन जब बच्चों को आप पढ़ाएंगे चीज़ों को दिखा कर, जैसे आपको एप्पल के बारे में बच्चों को बताना है, तो आप एप्पल लेके जाएंगे, तो क्या होगा, बच्चा देखेगा, उसकी समझ में आएगा, अच्छा इसको एप्पल कहते हैं, ये तो हमारी मम्मा रोज़ खाने को देती हैं, अच्छा ये एप्पल होता है, ये रेड कलर का एप्पल है ना, उसकी खूबियाँ भी जानेंगे। तो यानी बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, दिखा के चीज़ों को सिखा रहे हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स, यानी आपने श्रव्य दृश्य सामग्रियों का यूज़ किया। बच्चों को क्या आपने देखा होगा भाई, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों में क्या होता है कि एलसीडी लगी होती हैं, टीवी चल रही होती है, यानी क्या है, बच्चों को पिक्चर के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, यानी टीचिंग कराई जाती है। तो बच्चे क्या होते हैं, उसको बड़ा एंजॉय करके चीज़ों को सीखते हैं। तो वही हमें क्लासरूम में कैसे शिक्षा देनी है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर है आपका रेसिटेशन, यानी गायन ऑफ नर्सरी एंड पोएम विद ए रिदम, यानी कि रेसिटेशन यानी गायन होता है, नर्सरी बच्चों को कैसे पढ़ाना और गाना सिखाते हैं। तो नर्सरी तो आपको पता ही है, नर्सरी। पोएम मतलब आपका क्या हो जाता है, तो पोएम मतलब क्या होता है भाई, कविता होती है ना। तो विद मतलब क्या होता है, तो विद मतलब साथ, यानी इसके साथ में हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, तो ये चीज़ होती है। रेसिटेशन मतलब होता है गायन, ठीक है, गायन होते हैं। ऑफ का की के लिए होता है, एंड और के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल में चीज़ों को बता रहे हैं, हालांकि ये सभी चीज़ें आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी रेसिटेशन यानी गायन नर्सरी बच्चों को कैसे पढ़ाया और सिखाया जाता है, हम उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है टाइप, मेथड एंड अप्रोचेस। क्या है, हमको टाइप देखने हैं इसके, यानी इसके कितने तरीके होते हैं, इसको हम सीखेंगे। यानी टाइप, मेथड मतलब क्या होता है, विधि, और अप्रोचेस मतलब क्या होता है, नज़रिया, क्या विधि है, क्या नज़रिया है, इसके कितने टाइप हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए समझते हुए चलते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपका हो जाता है डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है, सीधी विधि होती है। और सीधी विधि में क्या होता है, हमें बच्चों को सीधे, जैसे हमने अभी बताया आपको कि बच्चों को एप्पल के बारे में जानकारी देनी है, तो हम क्लासरूम में क्या करेंगे, एप्पल लेके आएंगे। तो वो मतलब हम सीधे तरीके से, या कोई पेड़ पौधे के बारे में बच्चे से हमको बताना है तो हम छोटा सा गमला लेके आएंगे, जिस पेड़ के बारे में बताना होगा, तो वो क्या हो जाती है, सीधी विधि हो जाती है, यानी प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है, तो आपकी हो जाती है सीधी विधि हो जाती है। क्या हो जाता है, तो सीधी विधि हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर मिस क्या होता है, ग्रामर मिस होता है व्याकरण। क्या होता है, तो व्याकरण होता है। ग्रामर मिस क्या होता है, तो व्याकरण होता है। और ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, तो अनुवाद होता है। क्या होता है ट्रांसलेशन मतलब, तो अनुवाद होता है। और मेथड मतलब क्या होता है, तो मेथड मतलब विधि हो जाती है। क्या हो जाता है, तो विधि हो जाती है। यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है, इनको नोट डाउन करते रहें आप लोग, बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, द्विभाषीय। क्या होता है बाइलिंगुअल मेथड, तो द्विभाषी यानी पहले आप क्या करते हैं, मदर टंग, आपको पता है भाई, बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, बच्चा अपने माँ से मदर टंग यानी मातृभाषा सीख जाता है। उसके बाद वही भाषा लेकर बच्चा स्कूल में जाता है, फिर उसमें मिक्सचर करके यानी मिश्रण करके बच्चों को सिखाया जाता है, चीज़ें सीखता है। तो यही आपकी क्या हो जाती है, द्विभाषीय विधि यानी मिक्सचर विधि, दो विधियों को एक साथ में मिलाकर चीज़ों को पढ़ाना, ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड हो जाता है। डॉक्टर वेस्ट मेथड, वेस्ट मतलब क्या होता है, पश्चिम होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मेथड मतलब विधि हो जाती है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मेथड मतलब क्या हो जाती है, तो विधि हो जाती है, यानी डॉक्टर पश्चिम विधि, ये भी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए आपका रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगली विधि को देख लेते हैं इसमें। तो आपका हो जाता है ऑडियो वीडियो मेथड। तो ऑडियो वीडियो मेथड आप वही कि मतलब ऑडियो के अकॉर्डिंग, वीडियो के अकॉर्डिंग बच्चों को कैसे हमें शिक्षा देनी है, यानी जैसे एलसीडी चल रही है, टीवी चल रही है, रेडियो चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, उसके द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, लर्निंग करा रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, बड़ा इंटरेस्ट लेगा उसमें। उसको शिक्षाप्रद कविताएँ डाल दी आपने, गायन डाल दिए, नर्सरी सॉन्ग डाल दिया, और बच्चा क्या कर रहा है, बड़े एंजॉय के साथ चीज़ों को सीख रहा है। तो ये आपका हो जाता है यानी ऑडियो मेथड, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स यानी बच्चों को कैसे सिखाते हैं, ऐसे सिखाते नहीं, जैसे ए फॉर तो बच्चे ने कहा एप्पल, लास्ट में APPLE, ई फॉर, अब लास्ट में ई आया है, तो जैसे ई आया, अब ई से बच्चे को बताना है, तो जब ई से बच्चे को बताना है, ई फॉर एक बताया, EGG हो गया, अब जी लास्ट में आया तो जी फॉर गन, GUN हो गया, GUN हो गया, अब N फॉर तो N फॉर नेस्ट हो गया। यानी आप बच्चों को मतलब खेल खेल में शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो वो हो जाता है आपका लैंग्वेज गेम्स। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज में गेम भी खिलवा रहे हैं, तो इसके पे हम डिस्कस करेंगे इस पर भी, ठीक है। फिर आपका हो जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी रचनात्मक दृष्टिकोण। तो स्ट्रक्चरल क्या होता है, रचनात्मक, क्या हो जाता है, रचनात्मक हो जाता है, ठीक है, रचनात्मक हो जाता है। और रचनात्मक मतलब भाई क्लास में बच्चा रोज़ आता है, टीचर उसके संपर्क में होते हैं, बच्चा और टीचर एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, फिर जो चीज़ टीचर सिखाता है उसके बाद बच्चे से क्या करता है, फीडबैक लेता है, रोज़ भी लेता है, मंथली भी, ईयरली भी, 6 मंथली, मतलब इस तरह से। तो वो रचनात्मक दृष्टिकोण से बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है, उसको क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या चीज़ें नहीं आई, फिर इसका डायग्नोस्ट किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं खैर, लेकिन यहाँ पे भी इन सभी चीज़ों को आप यानी कहते नहीं बाइलिंगुअल करके करें, है ना,
द्विभाषीय वो वाली बात हो जाती है। तो ये रचनात्मक आपका हो जाता है। तो यहाँ तक आपका हो गया। तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर बेस्ड मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, और आपका हो जाता है लैंग्वेज गेम्स और स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, आपको इनको पढ़ना है। ये आपका कैसा टॉपिक है, तो पैडागोजी है। इसमें 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है डिफरेंट अप्रोचेज एंड मैथड्स इंग्लिश, क्लासरूम टीचिंग और रेसिटेशन यानी गायन नर्सरी बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो रेसिटेशन ऑफ नर्सरी एंड पोएम विद अ रिदम। तो इस तरह से आप इसमें इन चीज़ों को देखेंगे। अब ग्रामर में आ जाएं, तो ग्रामर में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो ग्रामर में आपको देखिए, सबसे पहले आपको टेंस हम आपको बताएंगे। तो टेंस में क्या है, आपको पता है 3 होते हैं। कितने होते हैं, तो टेंस 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपका प्रेजेंट होता है, जो इस टाइम हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग कर चुके हैं वो क्या है, वो पास्ट है। जो करने वाले हैं तो वो क्या है, हम लोग क्या हो जाता है, वो सभी का क्या हो जाता है, फ्यूचर हो जाता है। अब हर जितने भी हैं, हर एक में 3 होते हैं ना, ये 3 होते हैं, और तीनों में चार प्रकार होते हैं भाई। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर में होते हैं और इसी तरह पास्ट में होते हैं। तो 3 जो ये आपके टेंस हो जाते हैं, 3 टेंस में 4 प्रकार हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। 4 प्रकार सभी के देखेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग क्या देखेंगे, तो पार्ट ऑफ स्पीच में देखेंगे नाउन देखेंगे। ठीक है, नाउन के बारे में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें नाउन होती हैं, नाउन कैसे बन जाती है, कहाँ पे, जैसे ये भी चीज़ें, इसके बारे में भी बहुत बारीकी में जानेंगे कि हर एक चीज़ वो जिसको तुमने टच कर लिया वो नाउन बन जाता है। ऐसे तो होता है नाउन, यानी अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल राम, आगरा, मुंबई, ETC, है ना। बहुत सी चीज़ें, चेयर, डेस्क, कुछ भी आप ले लें तो ये क्या है, नाउन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब। यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन को देखेंगे, इंटरजेक्शन को देखेंगे और कंजक्शन को देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद 3rd नंबर पे आपका आ जाता है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये सभी चीज़ें हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। ये इतनी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे, तो इतनी चीज़ें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आर्टिकल हो जाता है। आर्टिकल को देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, पंक्चुएशन के बारे में जानेंगे, सेंटेंस के बारे में जानेंगे, एक्टिव एंड पैसिव। यहाँ पे ये एक्टिव एंड पैसिव वाइज इसके बारे में जानेंगे, इनको बनाना सीखेंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। नरेशन के बारे में जानेंगे। लेटर, देखिए लेटर आप जब सीख जाते हैं तो इसमें आपका 2 नंबर पक्का है, यानी 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका शॉर्ट में आता है। ठीक है, और शॉर्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर के होते हैं। वेरी शॉर्ट आपके जो है 1 नंबर का होता है। तो इसमें लेटर आपने अच्छे से सीख लिया विद मीनिंग, वो हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको याद करना है और उसको याद भी किस तरह से रखना है। और ये भी बताएंगे कि किस तरह से अगर लेटर जैसे आपने किसी और टॉपिक पे याद किया है, उसको समझा है, अब दूसरे टॉपिक पे वो चीज़ पूछ ली गई तो आप उसको कैसे चेंज करके करेंगे। होता नहीं है ऐसा कि भाई हमने याद, जैसे एप्लीकेशन है, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन है और उसमें क्या है, मान लीजिए छुट्टी के लिए हमने तैयार किया, अब वो आ गया कि फ़ीस माफ़ी के लिए आप इसको लिखो, तो उसको चेंज करके कैसे लिखना है और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या बारीकियां करनी है जिससे हमको पूरे नंबर मिले। तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एप्लीकेशन भी आपका हो जाता है, वो तो हो ही गया। ऐसे ये भी, इसमें भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। और ऐसे भी हम आपको बताएंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जितने हम बताएंगे बस आप उनको नोट डाउन करते रहें और कीजिएगा नोट डाउन, यानी रजिस्टर बनाइएगा, नोट डाउन कीजिएगा। और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि इंग्लिश टफ पड़ता है, कैसे क्या करेंगे। हालांकि आप लोग तो 4th सेमेस्टर में हैं, तो 2nd सेमेस्टर तो आप क्लियर करके आए हुए हैं, तो आप लोगों को अब टफ नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है,
ऐसे हो जाते हैं और उसके बाद लेसन प्लान हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए जो देख लेते हैं हम लोग टॉपिक फर्स्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए लेसन प्लान भी देख लियो और टॉपिक हमारी समझ में आता है कि एक टॉपिक हम लोग देख ही लेते हैं। तो एक टॉपिक हम लोग जो देखेंगे वो कौन सा हो जाता है, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी पढ़ाने के अलग अलग दृष्टिकोण और तरीके होते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को यहाँ पे विराम देंगे, यानी एक टॉपिक को देखने के बाद हम लोग विराम देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब जब आप करते हैं ना, हालांकि सब्सक्राइब तो आपको एक ही बार करना रहता है, ऐसा तो है नहीं कि सब्सक्राइब आपको बार बार करना रहता है। हाँ, लाइक आपको रोज़ करना रहता है, हर सेशन में। रोज़ का मतलब ये है कि एक क्लास ही में नहीं, सारे क्लास जितने भी आते हैं उसमें आप लोग लाइक किया कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग कंप्लीट करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी है और पैडागोजिकल जो आपके हो जाते हैं 3 टॉपिक उनको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर मतलब क्या होता है? तो ग्रामर मतलब होता है आपका व्याकरण। क्या होता है? तो व्याकरण हो जाता है। और उसके बाद आपका ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? तो अनुवाद होता है। क्या होता है ट्रांसलेशन का मतलब? तो अनुवाद हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसलेशन ON यहाँ पे आना चाहिए था, ON यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, मिसप्रिंट हो गई। तो मेथड मतलब क्या होता है? तो मेथड मतलब होती है विधि, ठीक है। मेथड मतलब क्या होती है? तो मेथड मतलब हो जाती है विधि। तो इस तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि को हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या जानेंगे? तो सबसे पहले इसके नेम जानेंगे, इसके अदर नेम जो हो जाते हैं। तो वो सबसे पहले आपका हो जाता है ओल्डेस्ट मेथड। ओल्डेस्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि पुरानी विधि है ना, पुरानी विधि, पारंपरिक विधि, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पारंपरिक विधि, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका क्या हो जाता है? सेकंड नंबर पे आपका हो जाता है क्लासिकल मेथड। तो क्लासिकल मतलब क्या होता है? तो शास्त्रीय होता है। क्या होता है? शास्त्रीय। और मेथड मतलब तो आपको पता ही है, शास्त्रीय और विधि हो जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल यानी क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसका मतलब भी आपका क्या हो जाता है भाई? पारंपरिक, लोकप्रिय विधि, है ना। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय विधि हो जाती है। पॉपुलर मतलब क्या हो जाता है? तो लोकप्रिय विधि हो जाती है। कौन सी हो जाती है? तो लोकप्रिय विधि हो जाती है। तो इस तरह से आप शास्त्रीय विधि, पारंपरिक विधि, लोकप्रिय विधि, और उसके बाद आपका हो जाता है मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, यानी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय। तो मोस्ट मतलब क्या होता है? सर्वाधिक, बहुत ज़्यादा। पॉपुलर मतलब क्या होता है? तो लोकप्रिय है ना। और इन मतलब में, इन मतलब क्या होता है? में, किसी चीज़ में, है ना। तो में हो जाता है इंडिया मतलब भारत, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे टीचिंग यूनिट, यानी इसकी इकाई देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट मतलब क्या होता है? तो इकाई होती है। यहाँ पे लिख देते हैं इकाई होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थॉट वर्ड बाय वर्ड। यानी क्या कहने का मतलब है? इसमें शिक्षण प्रत्येक वाक्य यानी एवरी मतलब क्या होता है? एवरी मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? एवरी मतलब होता है प्रत्येक। सेंटेंस मतलब क्या होता है? तो सेंटेंस मतलब आपका क्या हो जाता है? तो वाक्य हो जाता है। सेंटेंस मतलब वाक्य हो जाता है। एंड मतलब तो और होता ही है ना। एंड मतलब और हो जाता है। ट्रांसलेट यानी क्या हो जाता है? तो अनुवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अनुवाद हो जाता है, ठीक है। एवरी तो लिख चुके हैं, प्रत्येक। सेंटेंस इनटू मदर टंग यानी मातृभाषा। क्या होता है? मदर टंग तो मातृभाषा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो मातृभाषा हो जाता है। तो वर्ड बाय वर्ड यानी
क्या कह रहे हैं कि शिक्षक प्रत्येक वाक्य को पढ़ाता है और प्रत्येक वाक्य को शब्द के अनुसार मातृभाषा में अनुवादित करता है वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, तो टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू द मदर टंग टॉट बाय वर्ड। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट हो जाता है, टारगेट लैंग्वेज बाय मदर टंग, मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो इसका टारगेट है, मेन मोटिव है जो, तो इसमें क्या है, लैंग्वेज बाय मदर टंग यानी मातृभाषा में। ठीक है, और फोकस किस पे किया गया है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, तो रीडिंग पे किया गया है और किस पे किया गया है, राइटिंग पे किया गया है। ठीक है, उसके बाद है मेथड नॉन टू अननोन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मेथड है वो आपका क्या है, नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात, यानी आप कोई चीज़ जान रहे हैं, चीज़ों को आप पहले से समझ रहे हैं, यानी नॉन है यानी आप जानते हैं। उसके बाद अननोन, जो चीज़ नहीं जानते हैं उससे जुड़कर चीज़ों को पढ़ना, ये क्या हो जाता है, तो उससे जुड़कर चीज़ों को जब पढ़ा जाएगा वही नोन टू अननोन हो जाएगा। यानी आपको क्या बताना है, जैसे बच्चे को आपको पौधे के, बड़े पेड़ के बारे में बताना है तो उसे पहले आप छोटा पौधा दिखाएंगे, उसके बारे में आप पूछेंगे कि ये क्या होता है, या पौधे भाई उसकी पत्तियां किस रंग की होती हैं, तो बच्चा आंसर देगा ग्रीन होती हैं। ठीक है, अब उसके बारे में जैसे वो इंग्लिश में ही, ऐसा तो है नहीं क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेथड तो ये है नहीं, ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, तो बच्चा हिंदी में भी बात करेगा, इंग्लिश में भी। जिस तरह से ये होता है कि चीज़ें सीखी जाती हैं यानी ट्रांसलेट करके, है ना, ट्रांसलेट करके। भाई हिंदी में हमने कुछ दे दिया, हमने कहा तुम जा रहे हो इसकी इंग्लिश बनाओ, है ना, राम खाना खा रहा है इसकी इंग्लिश बनाओ, तो इस तरह से ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है। तो इसमें बच्चों को आपने दिखाया, उससे पूछा कि भाई पत्तियाँ कैसी होती है, तो उसने कहा हरे रंग की होती है, ये भाई क्या है, ये छोटा पौधा है। फिर उसके बाद में आपने उसके तने के बारे में पूछा, उसके जड़ के बारे में पूछा, उसके जड़ के क्या कार्य होते हैं, तने के क्या कार्य होते हैं, यानी क्या क्या वर्क होते हैं। अब वो बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो अब बच्चे को आप बताएंगे कि तने के ये कार्य होते हैं, भाई पानी को ऊपर तक ले जाता है, जड़ के क्या कार्य होते हैं, भाई जड़ को आप, जड़ क्या होती है, पौधे को रोकती है ना, मजबूती प्रदान करती है। इस तरह से आप बच्चों को बताएंगे। तो यानी नोन टू अननोन, यानी चीज़ें जो जान रहा है और उसके बाद जो नहीं जान रहा है उससे जोड़ते हुए आप चीज़ों को बच्चों को बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। उसके बाद है फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर। इसमें क्या किया गया है, फोकस किस पे किया गया है, ध्यान। फोकस का मतलब क्या होता है, ध्यान होता है, और रूल्स मतलब क्या होता है, नियम होते हैं। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कलर। क्या होता है, रूल्स मतलब क्या होता है, रूल्स मतलब होते हैं नियम। ठीक है, रूल्स मतलब क्या है, तो नियम। और ग्रामर मतलब क्या होता है, तो ग्रामर मतलब बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम लिखे देते हैं, व्याकरण। क्या होता है, व्याकरण होता है। तो फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर, यानी व्याकरण के नियमों पर ध्यान दिया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें हम देख लेंगे मेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी मेरिट्स यानी इसके जो गुण हैं, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो इसकी खूबियां हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम समझ लेते हैं मेरिट्स। मेरिट्स मतलब क्या होता है, गुण होते हैं। ठीक है, और अच्छाइयाँ, खूबियाँ। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाता है, हिंदी इज़ द मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी हिंदी शिक्षा की जननी है। हिंदी इज़ द मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी क्या है, हिंदी शिक्षा की जननी है। उसके बाद आपका हो जाता है यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी यानी होता है प्राथमिक। क्या होता है, प्राइमरी यानी प्राथमिक हो जाता है। स्टेज यानी स्तर होता है। क्या होता है, तो स्तर होता है। और यूजफुल यानी, यूजफुल का मतलब क्या होता है, उपयोगी। क्या होता है यूजफुल, तो उपयोगी हो जाता है। ठीक है, तो यानी यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज यानी प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो हो जाता है वो किस पे उपयोगी है, तो आपका प्राइमरी स्टेज में उपयोगी है। टाइम सेविंग
ओवर क्राउडेड क्लास यानी समय की बचत, ओवर क्राउडेड क्लास भीड़ भाड़ वाली कक्षा व्याकरण यानी टाइम सेविंग यहाँ पे है आपका, तो यानी समय की बचत इसमें होती है। ओवर क्राउडेड क्लासेस भीड़ भाड़ वाली कक्षा, है ना। एक्यूरेरी करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर यानी व्याकरण का सटीक ज्ञान। इसमें यहाँ पे देखिए भीड़ भाड़ वाली कक्षा तो है, जैसे भाई हम लोगों ने पढ़ा तो क्या हुआ, एक टीचर है 30 से 35 बच्चे हैं, ऐसे ही तो भाई, तो इसमें क्या है, भीड़ भाड़ तो होती है और ज़्यादा बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, ज़्यादा बच्चों को शिक्षण दिया जाता है, टीचिंग कराई जाती है, उसमें बच्चों को सिखाया जाता है। अब बच्चों को क्या है, ग्रामर, आपको पता ही है ग्रामर की भाई हिंदी में कुछ दे दिया और उसकी इंग्लिश बनाने को दे दिया। अब बच्चों से पहले छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती है, जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स क्या होता है, तो सेब होता है, बी फॉर बनाना, तो बनाना मीन्स केला होता है। इस तरह से बच्चों को पहले छोटी छोटी चीज़ें बताई गई। सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट सिखाया गया, फिर उसके बाद उसको उसकी मीनिंग्स बताए गए, मीनिंग्स के बाद उसमें क्या हुआ, सेंटेंस छोटे छोटे बनाए गए कि राम जाता है, राधा सोती है, गीता पढ़ती है, तो इस तरह से यानी आपको बताया गया। तो यानी एक्यूरेरी करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर यानी क्या कह रहे हैं, सटीक इसमें ज्ञान दिया जा रहा है कि इस मतलब क्या होता है, एम कहाँ पे लगाया जाता है, आर का यूज़ कहाँ पे होता है, वाज का यूज़ कहाँ पे होता है, वेयर का यूज़ कहाँ पे होता है, हैज़ हैव का यूज़ कहाँ पे होता है। भाई सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे ही तो सीखा ना कि कहाँ पे किन चीज़ों का यूज़ किया जाएगा, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, उसमें कौन कौन से टेंस आते हैं, इन्हीं चीज़ों को तो हम लोगों ने पढ़ा। अब आप अमेरिका चले जाए तो क्या वहाँ पे इस तरह से, ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी मदर टंग मातृभाषा उसकी क्या है भाई, इंग्लिश है वहाँ की, तो छोटा सा बच्चा होता है, जैसे हम लोग जिस भाषा में हमारी मम्मी बोलती है हम लोग वैसे ही बोलने लगते हैं, है ना, सभी बच्चे ऐसे ही बोलने लगते हैं। वहाँ क्या है, वहाँ कोई ग्रामर नहीं सिखाई गई, कुछ पढ़ाया नहीं गया, कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं बताया गया, लेकिन क्या है वहाँ उसकी मदर टंग क्या है, इंग्लिश है। बच्चा क्या कहेगा, पानी को पानी नहीं कहेगा, क्योंकि उसकी मम्मा क्या कहती है, वाटर कहती है, तो वो वाटर ही कहेगा, है ना। हम लोग भोजन कहते हैं, खाना कहते हैं, भाई खाना दे तो भूख लगी है, वो फूड्स की डिमांड करेगा, वो खाना नहीं मांगेगा, वो फूड्स कहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो यहाँ की जो इंग्लिश है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, तो इसमें हिंदी से इंग्लिश बनवाई जाती है ना। इसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, इन सब चीज़ों को सटीक चीज़ें कि यहाँ पे इस क्यों नहीं लगाया भाई, एम क्यों नहीं लगाया भाई। आप कॉपी चेक कराने जाते हैं टीचर के पास, आप जाते थे, ऐसा तो नहीं अब नहीं जाते हैं, अब तो आप टीचर बनने वाले हैं, तो उसमें यहाँ पे इस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे ए यहाँ पे लगना चाहिए था, एन यहाँ पे लगना चाहिए था, हर एक चीज़ इस तरह से पढ़ी ना, तो बस वही चीज़ यहाँ पे है, यानी एक्यूरेट करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर की करेक्ट नॉलेज इसमें होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद आपका देख लेते हैं यहाँ पे डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो डीमेरिट्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो डीमेरिट्स का मतलब होता है दोष, कमियाँ, कि क्या कमी है, क्या दोष है ना भाई। गुण देखे, अब दोष देखेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले है अनवांटेड मेथड। इसमें क्या है कि आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, अवांछित विधि, और स्पीच क्या किया गया है, नेग्लेक्टेड, यानी इसको स्पीच को यानी बोलने पर, जैसे भाई ग्रामर ट्रांसलेशन विधि में क्या है, अनुवाद दे दिए गए, हिंदी दे दी गई कि आप इसकी इंग्लिश बनाओ, लेकिन बोलने को नहीं सिखाया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि हम इंग्लिश में बात करें और आप भी इंग्लिश में बात करो और इसी के अकॉर्डिंग जैसा फीडबैक हमको दो, ऐसा नहीं, क्योंकि क्या किया गया, इसमें स्पीच को नेग्लेक्ट किया गया है, यानी अनदेखा किया गया है, यानी भाषा को उपेक्षित किया गया है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है एग्जैक्ट ट्रांसलेटेड नोट पॉसिबल, यानी सटीक अनुवाद संभव नहीं है। सटीक अनुवाद यानी कि भाई आपने क्या, ग्रामर आपने सीख ली लेकिन बोलना नहीं सीखा। अब जब बोलना नहीं सीखा, कहीं पे इंग्लिश की बात आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कितना भी कोई महारत हासिल किए हो लेकिन वो इंग्लिश में उस तरह से खुल के नहीं बात कर पाता है बंदा। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने बोलना तो सीखा ही नहीं, इंग्लिश के नियम जाने, यानी ग्रामर के नियम जाने, रूल्स जाने, रेगुलेशन जाने, कहाँ पर इज का यूज़ करना, कहाँ पे एम का यूज़ करना, कहाँ पे वाज का यूज़ करना, कहाँ पे वेयर का यूज़ करना, लेकिन इंग्लिश कैसे फर्राटेदार बोली जाती है उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। तो यानी क्या किया गया यहाँ पे, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है ग्रामर बाय रूल्स नॉट बाय यूज ओनली, बुक इज इंग्लिश यूज्ड, यानी क्या है,
केवल किताबी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वही चीज़ जो बार बार बता रहे, क्योंकि भाई हम नियम ही वही पढ़ रहे हैं, व्याकरण, अनुवाद विधि, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें सिर्फ जो क्या किताबी जो लैंग्वेज है, किताबी भाषा यानी किताबी अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई हम आपसे इंग्लिश बोले। और सबसे पहले हम आपसे क्या बताते हैं कि जब भी आपको कोई भी भाषा सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो उसको आप बोलें। जितना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आप इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन क्या होता है कि भाई क्लास में गए, वहाँ पे क्या हुआ, अनुवाद करा दिए गए और नियम कानून बता दिए गए कि किस तरह से कहाँ पे क्या यूज़ होना है, और उसके बाद बोलने के लिए नहीं कहा गया। बोलने के लिए बिल्कुल भी, अगर कोई बोलता भी बच्चा तो ऐसे हो जाता है, कहते इंग्लिश बोल रहे हो, बहुत अंग्रेज़ आए हो ऐसे। लेकिन नहीं, अगर सीखना है कोई चीज़ तो उसको हैबिट में लाओ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको लाओ, तभी आप सीख पाओगे, अन्यथा आप नहीं सीख पाओगे, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि फुली तरीके से अगर हम सटीक शब्दों में, कुछ शब्दों में हम इसको अगर कहें तो जो ये ग्रामर ट्रांसलेशन विधि है अच्छी है, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि जब हमको कहते नहीं कि छोटा सा पत्थर हम नहीं उठा पाते, पूरा पहाड़ हम उठाने के लिए हमसे कोई कह दे, ये जैसे मान लीजिए 1 किलो का वज़न हम नहीं उठा पाते और 100 किलो का वज़न कोई उठाने को कह दे तो नहीं उठा पाएंगे। लेकिन क्या है, एक टाइम ऐसा भी आना चाहिए कि 100 किलो का वज़न भी उठवाना चाहिए। लेकिन जब वहाँ पे बात आती है तो वहाँ पर बात वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि टेंस बनवा के और मामला ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसमें यह अगर डीमेरिट्स में आता है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई डीमेरिट्स में अगर बोलना सिखाया जाए तो बेहतर है, और बोलना नहीं सिखाया गया, इसको नेगलेक्ट किया गया है। अगर सिंपल भाषा में तो, क्योंकि स्पीच क्या है, नेगलेक्टेड है, किसमें, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि स्पीच नेगलेक्टेड, तो वहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होगा और आपके कई मेथड्स होंगे। फिर उसमें आपको अगर पता है अच्छे से, आपने तैयारी अच्छे से की है, तो आप ग्रामर ट्रांसलेशन पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होगी, सेशन पसंद आया होगा। और अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। क्योंकि देखिए, जब लाइक करते हैं तो वही तो हमें चाहिए आप लोगों से कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों से हम ये कहते हैं कि कुछ आप पे करो, हमें सिर्फ इसके बदले में क्या चाहिए, एक लाइक चाहिए। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए अगर सेशन पसंद आए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपका फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके साथियों का भी फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें और नोट्स बनाते हुए चलें। थैंक यू।